Hello everyone, welcome to अपना classroom. We are back with another video. So this is part third of sound chapter. हम लोग पहले ही 2 वीडियो बना चुके हैं इस पे, तो जिन लोगों ने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं पहले वो उन 2 वीडियो को देखें, देन इस वीडियो पर आएँ. So in this video we are going to study sounds needs a medium for propagation. When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does sound propagate or travel to her? सो हेयर व्हाट ही सेइंग कि आप और आपके फ्रेंड खड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो आप अपने फ्रेंड को आवाज़ देते हैं और आपकी आवाज़ वो सुन पाता है. तो उस तक वो आवाज़ कैसे पहुंची ये जानेंगे हम इस सेक्शन में. क्या वो पैदल चल के गई थी या फिर उसने रिक्शा किया था, है ना? क्या किया था जिससे वो यहाँ से मेरी आवाज़ मेरी दोस्त तक पहुँच गई. उसके लिए हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे, जानेंगे कि कैसे साउंड प्रोपोगेट करता है और किन किन मीडियम में साउंड प्रोपोगेट कर सकता है. तो फर्स्ट एक्टिविटी है, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, प्लेस अ सेल फोन इन इट, रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट kept in water. Ask your friend to give a ring on this cell phone from another cell. Listen to the ring carefully. Now surround the rim of the tumbler with your hand. Put your mouth on opening between your hands. Indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter as you suck air? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound become loud again? तो इसमें क्या करना है, आपको कोई ग्लास जार लेना है. मेक श्योर वो गीला ना हो, क्योंकि हम उसमें अपने मम्मी पापा का फ़ोन रखने वाले हैं और अगर वो गीला हुआ और ख़राब हो गया तो हम पे बहुत डांट पड़ने वाली है. इसी वजह से कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो मैं आपको प्रिकॉशन लेने के लिए कहती हूँ उस पर ध्यान दिया करिए. तो जो आप ग्लास जार लेंगे, फर्स्ट वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए. उसमें क्या करना है, आपको अपना फ़ोन रखना है उस ग्लास जार में और दूसरे फ़ोन से उस फ़ोन पर कॉल करना है. जब आप कॉल करेंगे तो आपको जो रिंग है वो सुनना है कि वो जब आपका फ़ोन रिंग करता है. देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपका जो ग्लास का अपर एरिया है ना, वहाँ पे अपने दोनों हैंड से उसको कवर कर लेना है और बस थोड़ी सी ओपनिंग रखनी है जहाँ तक कि आपका माउथ आ सके उसमें. और आपको ट्राई करना है कि उसके ग्लास के अंदर जो एयर है उसको आप सक कर सकें, मतलब उसे अपने अंदर ले सकें. और जब आप ऐसा कर रहे हों उस दौरान फिर से उस फ़ोन पर कॉल करवाएं और फिर सुने कि रिंग का जो वॉल्यूम है वो कितना है. तो आप रियलाइज़ करेंगे जब जार ओपन था और आपका फ़ोन रिंग किया था तब जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा तेज़ थी एज़ कम्पेयर जब आपने उसको कवर करके उसकी एयर सक करी तो जो आवाज़ थी, जो वॉल्यूम था रिंग का, वो कम हो गया. अब ये कम क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है वो हम पढ़ते हैं. Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler has something to do with the decreasing loudness of the ring? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through a vacuum. So what they are saying here is कि पहले आप मुझे बताएं कि जो जार में एयर थी और जो हमारे फ़ोन के रिंग की लाउडनेस थी, उन दोनों का क्या रिलेशन है. मतलब जब एयर कम होती जा रही थी उस जार के अंदर तो आवाज़ क्यों हल्की होती जा रही थी. तो इसका रीज़न ये है कि जो साउंड है उसे एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और इस जार में वो मीडियम क्या था, एयर. जैसे एयर को सक करते जा रहे थे वो जो मीडियम था वो कम होता जा रहा था, तो जो हमारा साउंड था वो भी कम होता जा रहा था. और अगर ऐसा होता कि हम उस जार के अंदर की पूरी ही एयर सक कर लेते तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब वहाँ पे कोई एयर नहीं है. और जब कोई ज़रिया ही नहीं है तो साउंड ट्रैवल कैसे करेगा. तो अगर उस जार में पूरी तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो जाता, वहाँ पर कोई भी एयर नहीं बचती, तो हमें कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देती. तो इससे प्रूव होता है कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. एक्टिविटी 13.8 आप लोग खुद ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आपको लिक्विड में साउंड
सुनाई दिया या नहीं। वन थिंग, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो इतना ध्यान रखना है कि पानी नहीं जाना चाहिए आपके कान में। आपको पानी से थोड़ा ऊपर अपना कान रखना है और कोशिश करनी है कि आपको आवाज़ सुनाई दी या नहीं। और प्लीज़ कमेंट करिएगा जब ये आप एक्टिविटी ट्राई करेंगे तो इसका क्या रिज़ल्ट रहा, ठीक है। इस वाली एक्टिविटी को करते हैं। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड, होल्ड इट इन वन एंड टू योर ईयर, ask your friend to gently scratch or tap at the other end of the scale. Can you hear the sound of scratching? Ask your friend around if they are able to hear the same sound. तो आपको क्या करना है, कोई भी स्केल ले लीजिए या कोई रॉड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, थोड़ी लंबी रॉड होनी चाहिए जैसे इन दोनों के पास है। तो ऐसा करना है आपको, एक स्टूडेंट उस रॉड का एंड अपने ईयर के पास रखेगा एंड दूसरे एंड पे उसको स्क्रैच करेगा या उस पर टैप करेगा। तो क्या होगा, वो दूसरे एंड पर टैप या स्क्रैच कर रहा होगा, लेकिन आपको आपके एंड पर वो साउंड सुनाई देगा। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि यहाँ पर साउंड का मीडियम वो रॉड है। वो दूसरे एंड पर स्क्रैच कर रहा है और वो रॉड के थ्रू ट्रैवल करता करता साउंड आपके एंड तक पहुँच के आपको सुनाई दे रहा है। तो हम इन एक्टिविटीज़ से हमको क्लियर हो चुका है दैट साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, अनदर एक्टिविटी, आप ना जैसे अभी हमने स्केल वाली एक्टिविटी करी, सेम एक्टिविटी आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप टेबल पे बैठेंगे, एक फ्रेंड आपका वन एंड पे एंड अनदर फ्रेंड आपका दूसरे एंड पे, या आप दूसरे एंड पे। तो वो इस एंड पर, अपने एंड पर टेबल पे टैप करेगा और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपना जो ईयर है वो टेबल पे रखना है, ऐसे सर झुकाकर उस टेबल पे रख देना है। तो उधर वो क्या कर रहा होगा, वो बजा रहा होगा ना टेबल, तो आपको वहाँ पर सुनाई देगा। आप लोगों ने ये वाला फ़ोन तो ट्राई किया ही होगा बना के, मैंने तो किया है। हम लोग इससे गेम खेलते थे, इससे कांटेक्ट करते थे। एक डिस्पोजेबल ग्लास होते थे, उन्हें थ्रेड से कनेक्ट करते थे और एक फ्रेंड इधर से बोलता था और दूसरे एंड पर हमें सुनाई देता था। इट्स मोर लाइक अ मिनी टेलीफोन। हाँ, बस इसकी रेंज थोड़ी कम होती है, ये नहीं होता कि आप बहुत दूर जाकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन आसपास गेम खेल रहे हैं उतने में आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए we have learned so far that vibrating object produce sound and it is carried in all direction in a medium. The medium could also be a gas, liquid or a solid. How do we hear it? फर्स्ट चीज़ हमने इस चैप्टर में ये पढ़ी थी कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है, गैस, एयर, सॉलिड, लिक्विड। पार्ट में हमने ये तो पढ़ा था कि हम लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बट हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि हमें सुनाई कैसे देता है। तो जो साउंड सुनाई देता है हमें, वो ईयर की हेल्प से सुनाई देता है। The shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enter it, it travels down a canal. At the end of there is a thin stretch membrane. It is called eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. तो हमारे ईयर में एक ईयर ड्रम होता है जो हमें सुनने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको समझने के लिए पहले हम एक एक्टिविटी से इसको समझेंगे, देन हम अपने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे साउंड सुनाई देता है। तो फर्स्ट हम जो हमारे ईयर ड्रम है वो कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं। तो हमें क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक केन लेनी है, उसके दोनों जो एंड्स हैं वो कट कर देने हैं। एक साइड को ओपन रहने देना है एंड दूसरे साइड पे क्या करना है, आपको बलून लेना है और एक एंड को कवर कर देना है और वो बलून निकले ना तो रबर बैंड से उसको फिक्स कर देना है। देन आपको जहाँ पे आपने बलून लगाया है, थोड़ा स्ट्रेच करके लगाना है ना, हाँ, देन जहाँ पे आपने बलून लगाया ना वहाँ पर आपको मतलब कुछ ग्रेन्स उस मेम्ब्रेन पे रख देने, जैसे यहाँ पे ये रखे हुए हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई भी हल्के छोटे मोटे दाने दाल वाल का है ना, वो रखेंगे। देन जहाँ पे आपने बलून नहीं लगाया उस एंड से आप क्या करेंगे, थोड़ा ज़ोर से आवाज़ निकालेंगे, उस जगह से आप बोलने की कोशिश करेंगे जैसे ये बोल रहा है। ऊपर बलून लगा हुआ है, नीचे वाला ओपन पार्ट है, वहाँ से बोलना है। जब आप बोलेंगे ना तो आप क्या देखेंगे
कि जो ग्रेन्स है ना वो जंप करेंगे, मतलब आपके बोलने से वो अपनी जगह पे जंप करने लगेंगे। ऐसा इतना भी जंप नहीं, पर आपको दिखेगा कि वो मूव करेंगे, मूवमेंट होगा। ऐसे ही करके हमारा ईयर ड्रम वर्क करता है। लेट्स सी हियर, ये देखिए, ये हमारा इनर एयर है और ये रहा हमारा ईयर ड्रम। Eardrum is like a stretched rubber sheet. Sound vibration make eardrum vibrate. The eardrum send vibration to the inner ear. From there the signal goes to the brain. This is how we hear. This is important part, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे हमने वहाँ पर एक बलून शीट लगाई थी, जो वो बलून शीट है ना वो हमारी असली में क्या है, ईयर ड्रम है। ठीक है। जब कोई साउंड हमारे ईयर में जाता है ना, तो वो साउंड वाइब्रेशन हमारे ईयर ड्रम को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और वो जो वाइब्रेशन है वो हमारे ट्रांसफ़र होते हैं इनर ईयर को। और नेक्स्ट काम जो होता है इनर ईयर का वो ये होता है कि वो हमारे दिमाग को सिग्नल सेंड करता है। जैसे हमें पता चलता है कि हमारे कान में वाइब्रेशन हुआ है, हमारे दिमाग को पता चलता है कि हम क्या, कि यहाँ पे साउंड सिग्नल आया है, तो हमें फिर सुनाई देता है। अगेन कोई भी साउंड वाइब्रेशन ट्रैवल करता है हमारे ईयर में, तो वो हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। जो वो वाइब्रेशन होते हैं वो इनर ईयर तक पहुंचकर हमारे ब्रेन को ट्रांसफ़र होते हैं और तब जाके हमें सुनाई देता है। अब देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि कितना बड़ा प्रोसेस है ना, कि अब साउंड हमारे ईयर में जा रहा है, तब वो वाइब्रेट होके इनर ईयर में जा रहा है, देन हमारे ब्रेन में जा रहा है, उसके बाद हमें सुनाई देता है। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में प्रोसेस पूरा हो जाता है। इतना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और ये इतना फास्ट होता है ना कि हमें पता नहीं चलता, तुरंत वाइब्रेशन हुआ और हमें सुनाई दे जाता है। सो दिस इज़ हाउ वी हियर। लुक एट दिस गर्ल, व्हाट इज शी सेइंग, वी must never put a sharp pointing or hard thing into our ear. It can damage the eardrum. The damage in eardrum can impair hearing. कह रही कभी भी हमें अपने ईयर में कोई भी शार्प या पॉइंटेड या हार्ड थिंग नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके ईयर ड्रम को हर्ट हो, और ईयर ड्रम को हर्ट होगा तो आपको प्रॉपरली नहीं सुनाई देगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो असली वाला ड्रम होता है, अगर उसकी शीट में थोड़ा सा भी छेद हो जाता है, थोड़ा सा भी कहीं पे भी होल हो जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपरली उस ड्रम से आवाज़ नहीं निकलती है। तो इसी तरीके से अगर हमारा ईयर ड्रम में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आएगी, तो हमें ढंग से सुनाई नहीं देगा। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रीड करने वाले हैं जो हम साउंड से रिलेटेड हैं। जैसे क्या होगा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, एवरीथिंग। वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, जिससे क्या होता है उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। और इसी वाइब्रेशन को या इसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है। You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillation per second is called frequency of oscillation. Frequency is expressed in hertz. This is important, underline this. The number of frequency of oscillation per second is called frequency of oscillation. Frequency is expressed in hertz. Frequency की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है, और एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हर्ट्स को हम जैसे किलोमीटर को km लिखते हैं, हम उसी तरीके से हर्ट्स को हम Hz लिखते हैं। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। अगर आपसे कोई पूछे 1 हर्ट्स क्या होता है, तो आप बताएंगे एक ऑसिलेशन, एक सेकंड में एक ऑसिलेशन होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 हर्ट्स होती है। If an object oscillate 20 times in 1 second, what would be its frequency? अब मुझे बताएं, इसका आंसर बताएं। अगर जैसे हमने कहा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये कह रहा है अगर एक सेकंड में वो 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कमेंट करिए आंसर क्या है इसका। You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitude and frequency? आपने देखा होगा कि आप किसी भी
ऑब्जेक्ट को जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा, आप उसको देखेंगे भी नहीं पर आपको पता होगा कि ये साउंड है तो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर कोई बार्किंग साउंड आएगा तो आपको पता है कि बार्क कौन करता है, डॉग करता है। मतलब आपके दिमाग में इमेज है कि बार्किंग कौन करता है, डॉग करता है, कैट तो नहीं आएगी ना। तो ये हमें ये बता रहा है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये इसका साउंड है, ये उसका साउंड है। तो इसमें जो साउंड की मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम पता करते हैं कि ये साउंड इसका है, ये किसी और का है। जैसे हम लोगों की आप साउंड देख लीजिए, मेरा साउंड अलग है, आपका साउंड अलग है। तो ये इसको हम डिफ्रेंशिएट 2 फैक्टर्स पे करते हैं, जो कि क्या है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, है ना। सो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट डाउन या फिर हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड वन मोर थिंग, जो भी मैंने आपको आज होमवर्क दिया है उन्हें कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना है।